हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन रोहित सिंह कुशवाहा फ्रॉम हमारा साइंस एकेडमी। आज का जो हमारा वीडियो है वो भारत के विभिन्न किसान आंदोलनों पर है, जो कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए हैं और भारत की आज़ादी तक निरंतर चलते रहे हैं। यह आंदोलन देश के अमूमन हर राज्य, हर हिस्से में हुए हैं और इनका प्रभाव भी पूरे देश में पड़ा है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को अंग्रेजों ने कुछ देशी रियासतों की सहायता से दबा तो लिया, लेकिन इसके पश्चात भी भारत में कई जगहों पर संग्राम की ज्वाला लोगों के दिलों में जलती रही। इसी बीच अनेक स्थानों पर एक के बाद एक कई किसान आंदोलन हुए। इनमें से अधिकांश आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ हुए थे। कितने ही समाचार पत्रों ने किसानों के शोषण, उनके साथ होने वाले सरकारी अधिकारियों के पक्षपातपूर्ण व्यवहार और किसानों के संघर्ष को अपने पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित किया है। नील विद्रोह, पाबना विद्रोह, तेभागा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह और मोपला विद्रोह प्रमुख किसान आंदोलनों में से जाने जाते हैं। जहां 1918 ईस्वी में खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी द्वारा शुरू किया, वहीं मेहता बंधुओं द्वारा, जिनका नाम कल्याण जी और कुंवर जी मेहता था, ने भी 1922 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह को प्रारंभ किया। बाद में इसी सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथों में रहा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नील आंदोलन की, जिसका समय 1859 से लेकर 1860 तक का रहा। यह आंदोलन भारतीय किसानों द्वारा ब्रिटिश नील उत्पादकों के खिलाफ बंगाल में किया गया था। अपनी आर्थिक मांगों के संदर्भ में किसानों द्वारा किए जाने वाला यह आंदोलन उस समय के विशाल आंदोलनों में से एक था। अंग्रेज अधिकारी बंगाल तथा बिहार के जमींदारों से भूमि लेकर बिना पैसे दिए ही किसानों को नील की खेती के काम करने के लिए विवश करते थे तथा नील उत्पादक किसानों को एक मामूली सी रकम देकर उनसे कारनामा लिखा लेते थे, जो बाजार भाव से बहुत कम हुआ करता था। इस प्रथा को दगनी प्रथा कहा जाता था। यह आंदोलन भारतीय किसानों द्वारा ब्रिटिश नील उत्पादकों के खिलाफ बंगाल में किया गया और इस आंदोलन की सर्वप्रथम शुरुआत सितंबर 1859 ईस्वी में बंगाल में नादिया जिले के गोविंदपुर गांव में हुई। भारतीय किसानों ने अंग्रेजों द्वारा अपने साथ दासों जैसा व्यवहार करने के कारण ही विद्रोह कर दिया। यह आंदोलन नादिया, पाबना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि स्थानों पर फैल गया। कुछ स्थान आज वर्तमान बांग्लादेश नामक देश में है। किसानों की आपसी एकजुटता, अनुशासन और संगठित होने की बदौलत ही आंदोलन पूर्ण रूप से सफल रहा। इसकी सफलता के सामने अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा और रैयतों की स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए 1860 में नील विद्रोह का वर्णन दीनबंधु मित्र ने अपनी पुस्तक नील दर्पण में किया। इस आंदोलन की शुरुआत दिगंबर एवं विष्णु विश्वास ने की थी। हिंदू पैट्रियट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी ने नील आंदोलन में काफ़ी काम किया। किसानों के शोषण, सरकारी अधिकारियों के पक्षपात और इसके विरुद्ध विभिन्न स्थानों पर चल रहे किसानों के संघर्ष में उन्होंने अखबार में लगातार खबरें छापी। मिशनरियों ने भी नील आंदोलन के समर्थन में सक्रिय भूमिका निभाई। इस आंदोलन के प्रति सरकार का भी रवैया काफ़ी संतुलित रहा। 1860 तक नील की खेती पूरी तरह खत्म कर दी गई। अगला जो विद्रोह है उसे पाबना विद्रोह कहेंगे और इसका समय 1873 ईस्वी से लेकर 1876 ईस्वी तक का है। पाबना जिले के काश्तकार को 1859 में एक एक्ट द्वारा बेदखली और लगान में वृद्धि के विरुद्ध एक सीमा तक संरक्षण प्राप्त हुआ था। इसके बावजूद भी जमींदारों ने उनसे सीमा से अधिक लगान वसूला और उनको उनकी जमीन के अधिकार से वंचित किया। जमींदारों को ज्यादती के मुकाबले करने के लिए 1873 में पाबना के यूसुफ सराय के किसानों ने मिलकर एक कृषक संघ का गठन किया। इस संगठन का मुख्य कार्य पैसे एकत्रित करना और सभाएं आयोजित करना होता था। पाबना विद्रोह 1873 से लेकर 1876 तक चला था। पाबना जिले के काश्तकारों की जो मांग थी वो थी कि कालांतर में पूर्वी बंगाल में अनेक जिले ढाका, मैमनसिंह, त्रिपुरा, बेकरगंज, फरीदपुर, बोगरा और राजशाही में इस तरह के आंदोलन भी हुए थे और किसान संघ ने बड़े आंदोलन की अदायगी रोककर पैमाइश में माप के परिवर्तन, अवैधानिक करों की समाप्ति तथा लगानों में कमी करवाने की अपनी मांग को पूरा करवाना चाहा। यह आंदोलन कुछ मामलों में हिंसक था। यह जमींदारों के विरुद्ध किया गया आंदोलन था, न कि अंग्रेजों के विरुद्ध। पाबना के किसानों ने अपनी मांग में नारा दिया कि हम महामहिम महारानी की और केवल उन्हीं की रैयत होना चाहते। तत्कालीन गवर्नर कैंपबेल ने घोषणा से इनकी मांग को उचित ठहराया। इस आंदोलन में रैयतों अधिकतर मुसलमान और जमींदारों में अधिकतर हिंदू थे। इस आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता ईशान चंद्र राय, शंभू पाल आदि थे। पाबना विद्रोह का समर्थन कई युवा बुद्धिजीवियों ने भी किया, इसमें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और R.C. दत्त शामिल थे। 1880 के दशक में जब बंगाल काश्तकारी विधेयक
पर चर्चा चल रही तब सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस और द्वारका नाथ गांगुली ने एसोसिएशन के माध्यम से काश्तकारों के अधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाया। इन लोगों ने यह मांग की थी कि जमीन पर मालिकाना हक उन लोगों को दिया जाना चाहिए जो वस्तुतः उसे जोतते हैं। अगला जो किसान विद्रोह हुआ उसे दक्कन विद्रोह कहते हैं। महाराष्ट्र के पूना और अहमदनगर जिले में गुजराती और मारवाड़ी साहूकार ढेर सारे हथकंडे अपनाकर किसानों का शोषण कर रहे थे। दिसंबर 1874 में एक सूदखोर कालूराम ने किसान बाबा साहेब देशमुख के खिलाफ अदालत से घर की नीलामी की डिक्री प्राप्त कर ली। इस पर किसानों ने साहूकारों के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। इन साहूकारों के विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत 1874 में शिरूर तालुका के करड़ा गांव में हुई। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र में पूना, अहमदाबाद, सतारा और शालापुर आदि में मुख्य रूप से फैला। यह विद्रोह साहूकारों के विरुद्ध विद्रोह था। महाराष्ट्र में पूना और ब्रिटिश सरकार ने दक्कन उपद्रव आयोग का गठन किया और किसानों की स्थिति में सुधार हेतु 1876 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम को पारित किया गया। किसानों ने साहूकारों के घरों और दुकानों को नष्ट कर दिया। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण किसान आंदोलन की। तो होम रूल लीग के कार्यकर्ताओं के प्रयास तथा गौरी शंकर मिश्र, एन नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय जी के दिशा निर्देशन के परिणाम स्वरूप फरवरी 1918 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन किया गया। 1919 में अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। प्रतापगढ़ जिले में जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार संगठित करवाई गई। संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। अवध में तालुकेदारी में ग्राम पंचायतों के नेतृत्व में किसान बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया। झिंगुरी पाल सिंह और दुर्गपाल सिंह ने इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्द ही एक चेहरे के रूप में बाबा रामचंद्र उभर कर सामने आ गए। उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन को 1920 के दशक में सर्वाधिक मजबूती बाबा रामचंद्र ने प्रदान की। उनके व्यक्तिगत प्रयासों से 17 अक्टूबर 1920 को प्रतापगढ़ जिले का खरगांव किसान सभा की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया था। इस संगठन को जवाहरलाल नेहरू, गौरी शंकर मिश्र, माता बदल पांडे, केदारनाथ आदि ने अपने सहयोग व शक्ति प्रदान की। उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच और सीतापुर जिलों में लगान में वृद्धि और उपज के रूप में लगान वसूली को लेकर अवध के किसानों का ने एका आंदोलन नाम से आंदोलन चलाया। इस आंदोलन में कुछ जमींदार भी शामिल थे। इस आंदोलन के प्रमुख नेता मदारी पासी और सहदेव थे। ये दोनों निम्न जातीय किसान थे। मोपला विद्रोह 1920 ईस्वी में यह हुआ। केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपलाओं द्वारा 1920 में विद्रोह किया गया। प्रारंभ में यह विद्रोह अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ था। महात्मा गांधी, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे नेताओं का सहयोग इस आंदोलन को प्राप्त था। इस आंदोलन के मुख्य नेता के रूप में अली मुस्लियार चर्चित थे। 15 फरवरी 1921 को सरकार ने निषेधाज्ञा लागू कर खिलाफत तथा कांग्रेस के नेता याकूब हसन, गोपाल मेनन, पी मोहिद्दीन कोया और के माधवन नायर को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद यह आंदोलन स्थानीय मोपला नेताओं के हाथों में चला गया। 1920 में इस आंदोलन में हिंदू मुसलमानों के मध्य सांप्रदायिक आंदोलन का रूप ले लिया, परंतु शीघ्र इस आंदोलन को भी कुचल दिया गया। कूका विद्रोह कृषि संबंधी समस्याओं के खिलाफ अंग्रेज सरकार से लड़ने के लिए बनाए गए संगठन के संस्थापक भगत जवाहर मल थे। 1872 में इनके शिष्य बाबा राम सिंह ने अंग्रेजों का कड़ाई से सामना किया। कालांतर में उन्हें कैद कर रंगून, जो कि आज यंगून है, भेज दिया गया, जहां पर 1885 में उनकी मृत्यु हो गई। कोका विद्रोह की शुरुआत पंजाब में 1860 से 1870 के बीच में हुई थी। वहाबी विद्रोह के बाद कोका विद्रोह का भी आरंभिक स्वरूप धार्मिक था, परंतु बाद में यह राजनीतिक विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो गया। इसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कोका विद्रोह की शुरुआत लगभग 1840 में भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी। भगत जवाहर मल को सियान साहब के नाम से जाना जाता है। प्रारंभ में इस विद्रोह का उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों को दूर करके उसे शुद्ध करना था। सियान साहब ने अपने शिष्य बालक सिंह के साथ मिलकर अपने अनुयायियों का एक दल गठित किया। इस दल का मुख्यालय हजारा में हुआ करता था। इस विद्रोह के विरुद्ध अपनी दमनकारी नीतियों को अपनाते हुए अंग्रेजों ने 1872 में इसके एक नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया और आंदोलन पर नियंत्रण पा लिया। रामोसी किसानों का विद्रोह महाराष्ट्र के वसुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में रामोसी किसानों ने जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह किया। रंपाओं का विद्रोह आंध्र प्रदेश में सीताराम राजू के नेतृत्व में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध यह विद्रोह किया गया, जो 1879 से लेकर 1922 तक छिटपुट ढंग से चलता रहा। रंपाओं को मुट्टा तथा उनके जमींदारों को मुट्टादार कहते थे। सुलिवन ने रंपाओं
के विद्रोह के कारणों की जांच की और उसने नए जमींदारों को हटाकर पुराने जमींदारों को रखने की सिफारिश की। ताना भगत आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत 1914 में बिहार में हुई। यह आंदोलन लगान की ऊंची दर तथा चौकीदारी कर के विरुद्ध में किया गया। इस आंदोलन के प्रवर्तक जतरा भगत थे, जिन्हें कभी बिरसा, कभी जमी तो कभी केसर बाबा के समतुल्य होने की बात कही गई। इसके अतिरिक्त अन्य नेताओं में बलराम भगत, गुरु टणी भगत आदि इस आंदोलन के संबंध में थे। मुंडा आंदोलन की समाप्ति के करीब 13 वर्षों बाद ताना भगत आंदोलन शुरू हुआ और यह एक ऐसा धार्मिक आंदोलन था जिसके राजनीतिक लक्ष्य थे। यह आदिवासी जनता को संगठित करने के लिए नए पंथ का निर्माण का आंदोलन था। इस मायने में यह बिरसा मुंडा आंदोलन का भी विस्तार था। मुक्ति संघर्ष के क्रम में बिरसा मुंडा ने जनजाति पंथ की स्थापना के लिए सामुदायिकता के आदर्श और मानदंड निर्धारित किए थे। ताना भगत आंदोलन। अब बात करते हैं, ताना भगत आंदोलन अपने क्षेत्र में एक बहुत ही प्रमुख रूप से फैला हुआ आंदोलन था। अब बात करते हैं जतरा भगत के योगदान की। इस आंदोलन में उनका क्या योगदान था। प्राप्त ऐतिहासिक जानकारी के अनुसार जतरा भगत जो उराव जाति के थे, उनके नेतृत्व में इस आंदोलन के लिए जो संगठन नए पथ के रूप में विकसित हुआ उसमें करीब 26,000 सदस्य थे। वह भी वर्ष 1914 के दौर में। जतरा भगत का जन्म वर्तमान गुमला जिले के बिशनपुर प्रखंड के चिंगारी गांव में 1888 में हुआ था। और जतरा भगत ने 1914 में आदिवासी समाज में पशु बलि, मांस भक्षण, जीव हत्या, शराब सेवन आदि दुर्गुणों को छोड़कर सात्विक जीवन यापन करने का अभियान छेड़ा। उन्होंने भूत जैसे अंधविश्वासों के खिलाफ सात्विक और निडर जीवन की नई शैली का सूत्रपात किया। उस शैली से शोषण और अन्याय के खिलाफ लड़ने की नई दृष्टि आदिवासी समाज में पनपने लगी। तब आंदोलन का राजनीतिक लक्ष्य स्पष्ट होने लगा और सात्विक जीवन के लिए एक नए पन पे चलने वाले हजारों आदिवासी जैसे सामंत, साहूकार और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संगठित अहिंसक सेना के सदस्य हो गए। जतरा भगत के नेतृत्व में ऐलान हुआ कि वे मालगुजारी नहीं देंगे, बेगारी नहीं करेंगे और कर नहीं देंगे। इसके साथ ही जतरा भगत का विद्रोह ताना भगत आंदोलन के रूप में सुर्खियों में आ गया। आंदोलन का मूल चरित्र और नीतियों को समझने में असमर्थ अंग्रेज सरकार ने घबराकर जतरा भगत को 1914 में गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 1.5 साल की सजा दी गई। जेल से छूटने का जतरा भगत का अचानक देहांत हो गया, लेकिन ताना भगत आंदोलन अपनी अहिंसक नीति के कारण निरंतर विकसित होते हुए महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन से जुड़ गया। यह तो कांग्रेस के इतिहास में भी दर्ज है कि 1922 में कांग्रेस के गया सम्मेलन और 1923 के नागपुर सत्याग्रह में बड़ी संख्या में ताना भगत शामिल हुए थे। 1940 में रामगढ़ कांग्रेस में भी ताना भगतों ने महात्मा गांधी को 400 रुपये की थैली दी। कालांतर में रीति रिवाजों की भिन्नता के कारण ताना भगतों की कई शाखाएं पनप गई, जिनकी प्रमुख शाखाओं को सादा भगत कहा जाता है। इसके अतिरिक्त बाछीधार भगत, कर्मा भगत, गोगरी भगत, नवा भगत, नारायण भगत, गौरक्षणी भगत आदि कई शाखाएं। 1948 में भारत की आज़ाद सरकार ने ताना भगत रैयत एग्रीकल्चरल लैंड रेस्टोरेशन एक्ट पारित किया और यह अधिनियम अपने आप में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ ताना भगतों के आंदोलन की व्यापकता और उनकी कुर्बानी का आईना था। इस अधिनियम में 1913 से 1942 तक की अवधि में अंग्रेज सरकार द्वारा ताना भगतों की नीलाम की गई जमीनों को वापस दिलाने का प्रावधान किया गया। अगला जो आंदोलन है वो है तेभागा आंदोलन। किसान आंदोलन में 1946 में बंगाल का तेभागा आंदोलन सर्वाधिक सशक्त आंदोलन था। इसमें किसानों ने फ्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर घटाकर 1/3 करने के लिए संघर्ष शुरू किया था। यह आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध पटाईदारों का आंदोलन था। इस आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता कंपा राम सिंह और भवन सिंह थे। बंगाल का तेभागा आंदोलन फसल की 2/3 हिस्सा उत्पीड़ित बटाईदार किसानों को दिलाने का आंदोलन था। यह बंगाल के 28 में से 15 जिलों में फैला और विशेषकर उत्तरी और तटवर्ती सुंदरबन क्षेत्रों में। किसान सभा के आह्वान पर लड़े गए इस आंदोलन में लगभग 50 लाख किसानों ने भाग लिया और इससे खेतिहर मजदूरों का एक व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ। सन 1946 का वह वर्ष जब भारत में लोगों के आंदोलन बड़े पैमानों पर उमड़ रहे थे। केंद्रीय नौसेना हड़ताल समिति के आह्वान पर फरवरी में बम्बई, कराची और मद्रास के नौसैनिकों ने हड़ताल कर दी। जब बम्बई में बंदरगाह मजदूरों ने इसका समर्थन किया तो बकौल नौसेना हड़ताल कमेटी पहली बार सैनिकों और आम आदमियों का रक्त एक ही उद्देश्य के लिए सड़कों पर बहेगा, जिसमें लगभग 250 लोग मारे गए। सितंबर 1946 में किसान सभा ने तेभागा चाई का आह्वान किया और यह अगस्त 1946 में कलकत्ता वर्तमान कोलकाता में हुए सांप्रदायिक कत्लेआम के तुरंत बाद किया गया, जिसके बाद अक्टूबर में पूर्वी जिले के नौवा
खोरी में भी सांप्रदायिक दंगे हुए। आंदोलन के मुख्य इलाके की किसान जनता हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों की थी। आदिवासी किसानों ने भी इसमें भाग लिया। यह आंदोलन अंग्रेज शासन के दौरान शुरू हुआ और जब मुस्लिम लीग का सोहरावर्दी मंत्रिमंडल राज कर रहा था। जब महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम मैत्री और प्रार्थना सभाओं का नारा लेकर सामंतों के साथ नौवाखेली के ग्रामीण अंचल का दौरा कर रहे थे, तब इस वर्ग संघर्ष ने दोनों संप्रदायों के दसियों लाख किसानों को प्रेरित करके अपने पीछे सिमट लिया। इस संघर्ष में उन सभी जमींदारों को निशाना बनाया गया जो सांप्रदायिक घृणा फैलाने में सक्रिय रहे। इस संघर्ष में तमाम प्रतिकूल दुष्प्रचार और सांप्रदायिक साविक का मुकाबला करते हुए वर्गीय आधार पर जनता की वास्तविक एकता स्थापित की और सांप्रदायिक शक्तियों को हतोत्साहित किया गया। किसानों ने तीव्र पुलिस दमन और अत्याचार का मुकाबला करते हुए नवंबर 1946 से फरवरी 1941 के बीच फसल की 2/3 हिस्से पर अपना कब्जा बरकरार रखा। अब बात करते हैं तेलंगाना आंदोलन की। आंध्र प्रदेश का वह आंदोलन, यह आंदोलन जमींदारों और साहूकारों की शोषण की नीति के खिलाफ और भ्रष्ट अधिकारियों के अत्याचार के विरुद्ध 1946 में किया गया। 1858 के ईस्वी के बाद हुए किसान आंदोलन का चरित्र पूर्व आंदोलन से अलग था। जब किसान बगैर किसी मध्यस्थ के स्वयं ही अपनी लड़ाई लड़ने लगे। इनकी अधिकांश मांगे आर्थिक होती थी। किसान आंदोलन की राजनीतिक शक्ति के अभाव में ब्रिटिश उपनिवेश का विरोध नहीं किया। किसानों की लड़ाई के पीछे उद्देश्य व्यवस्था परिवर्तन नहीं था, बल्कि वे यथास्थिति बनाए रखना चाहते थे। इन आंदोलनों की असफलता के पीछे किसी ठोस विचारधारा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रमों का अभाव था। बिजौलिया किसान आंदोलन। यह किसान आंदोलन भारत भर में प्रसिद्ध रहा, जो मशहूर क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में चला और बिजौलिया किसान आंदोलन सन 1847 में प्रारंभ होकर करीब अर्ध शताब्दी तक चलता रहा। जिस प्रकार इस आंदोलन में किसानों ने त्याग और बलिदान की भावना प्रस्तुत की, इसके उदाहरण अपवाद स्वरूप ही प्राप्त होते हैं। किसानों ने जिस प्रकार निरंकुश नौकरशाही और स्वेच्छाकारी सामंतों का संगठित होकर मुकाबला किया, वह इतिहास बन गया। पंचायतों के माध्यम से समानता सरकार स्थापित कर लेना तथा उनका सफलतापूर्वक संचालन करना अपने आप में आज भी इतिहास में अनोखी और सुप्रसिद्ध घटना प्रतीत होती है। इस आंदोलन के प्रथम भाग का नेतृत्व पूर्ण रूप से स्थानीय था, दूसरे भाग का नेतृत्व सोच विजय सिंह पथिक के हाथ में था और तीसरे भाग का नेतृत्व राष्ट्रीय नेताओं के निर्देशन में आंदोलन संचालित हो रहा था। किसानों की मांग को लेकर 1922 में समझौता हो गया, परंतु इस समझौते को क्रियान्वित नहीं किया जा सका। इसलिए बिजौलिया किसान आंदोलन ने तृतीय चरण में प्रवेश किया। निसंदेह बिजौलिया किसान आंदोलन ने राजस्थान ही नहीं, भारत के अन्य किसान आंदोलनों को भी प्रभावित किया। विजय सिंह पथिक के नेतृत्व की बात करें तो जब लाहौर षड्यंत्र केस में विजय सिंह पथिक का नाम उभरा और उन्हें लाहौर ले जाने के आदेश हुए, तो किसी तरह यह खबर पथिक जी को मिल गई। वे टाड़गढ़ के किले से फरार हो गए और गिरफ्तारी से बचने के लिए पथिक जी ने अपना व्यवसाय स्थायी राजपूतों जैसा बना लिया और चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में रहने लगे। बिजौलिया से आए एक साधु सीताराम दास उनसे बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने पथिक जी को बिजौलिया आंदोलन का नेतृत्व संभालने का आमंत्रित किया। बिजौलिया उदयपुर रियासत का एक ठिकाना था, जहाँ पर किसानों ने भारी मात्रा में माल गुजारी वसूली की जाती थी और किसानों की दशा अति शोचनीय थी। विजय सिंह पथिक 1916 में बिजौलिया पहुँच गए और उन्होंने आंदोलन की कमान अपने हाथों में ली। प्रत्येक गांव में किसान पंचायत की शाखाएं खोली गई। किसान की मुख्य मांगे भूमि कर, अधिभारों और बेगारों से संबंधित थी। किसानों के 84 प्रकार के कर वसूले जाते थे। इसके अतिरिक्त युद्ध कोष कर का भी एक अहम मुद्दा था। एक अन्य मुद्दा साहूकारों संबंधित था, जो जमींदारों के सहयोग और संरक्षण से किसानों को निरंतर लूट रहे थे। पंचायत ने भूमि कर न देने का निर्णय किया था। किसान वास्तव में 1917 की रूसी क्रांति की सफलता से उत्साहित थे और पथिक जी ने उनके बीच रूस के श्रमिकों और किसानों के शासन स्थापित होने के समाचार भी खूब प्रचारित किया था। विजय सिंह पथिक ने कानपुर से प्रकाशित कड़ी संघ विद्यार्थी द्वारा संपादित पत्र प्रताप के माध्यम से बिजौलिया के किसान आंदोलन को समूचे देश में चर्चा का विषय बना दिया। 1919 में अमृतसर कांग्रेस में पथिक जी के प्रयत्न से बाल गंगाधर तिलक ने बिजौलिया संबंधी प्रस्ताव रखा और पथिक जी ने मुंबई जाकर किसानों की करुण कथा महात्मा गांधी को सुनाई। गांधी जी ने वचन दिया कि यदि मेवाड़ सरकार ने न्याय नहीं किया तो वह स्वयं बिजौलिया सत्याग्रह का संचालन करेंगे। महात्मा गांधी ने किसानों की शिकायत दूर करने के लिए एक पत्र महाराणा को लिखा, पर कोई हल नहीं निकला। विजय सिंह पथिक ने बम्बई यात्रा के समय गांधी जी की पहल पर यह निश्चय किया कि वर्धा से राजस्थान केसरी नामक पत्र निकाला जाए और यह पत्र सारे देश में लोकप्रिय हो गया, परंतु पथिक जी और जमनालाल बजाज की विचारधारा में मेल नहीं किया और वे वर्धा छोड़कर अजमेर चले गए। 1920 में पथिक जी के प्रयत्नों से अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई।
शीघ्र ही इस संस्था की शाखाएं पूरे देश में खुल गईं और इस संस्था ने राजस्थान में कई जन आंदोलनों को संचालन किया। अजमेर से ही पथिक जी ने एक नया पत्र नवीन राजस्थान प्रवाहित किया। 1920 में पथिक जी ने अपने साथियों के साथ नागपुर अधिवेशन में शामिल हुए और बिजौलिया के किसानों की दुर्दशा और देशी राजाओं की निरंकुशता को दर्शाती हुई एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। गांधी जी विजय सिंह पथिक की बिजौलिया आंदोलन प्रभावित तो हुए, परंतु उनका रुख देशी राजाओं और सामंतों के प्रति नरम ही बना रहा। कांग्रेस और गांधी जी ये समझने के लिए में असफल रहे कि सामंतवाद साम्राज्यवाद का ही एक स्तंभ है और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विनाश के लिए साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष के साथ साथ सामंतवाद विरोधी संघर्ष भी आवश्यक है। गांधी जी ने अहमदाबाद अधिवेशन में बिजौलियों के किसानों को हिजरत देने की सलाह दी। पथिक जी ने इसे अपनाने से इनकार कर दिया। दूसरी ओर कांग्रेस के असहयोग आंदोलन शुरू करने से सरकार की स्थिति और बिगड़ने की भी आशंका होने लगी। अतः सरकार ने राजस्थान के एजीजी हॉलैंड को बिजौलिया किसान पंचायत बोर्ड और राजस्थान सेवा संघ से बातचीत करने के लिए नियुक्त किया। शीघ्र ही दोनों पक्षों में समझौता हो गया। किसानों के अनेक मांगे मान ली गई। 84 में से 45 लाख कर माफ कर दिए गए, जुल्मी कारिंदे बर्खास्त कर दिए गए और किसानों की अभूतपूर्व विजय हुई। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 की बात करते हैं तो 1923 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान सभा का गठन किया। 1928 में आंध्र प्रांतीय रैयत सभा की स्थापना एन.जी. रंगा ने की। उड़ीसा के मालती चौधरी ने उत्कल प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। बंगाल में टेनेसी एक्ट को लेकर अकरम खां अब्दुल रहीम फजलुल्लाह के प्रयासों से 1929 में कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना हुई। अप्रैल 1935 में संयुक्त प्रांत में किसान संघ की स्थापना हुई। इसी वर्ष एन.जी. रंगा और अन्य किसान नेताओं ने सभी प्रांतीय किसान सभाओं को मिलाकर एक अखिल भारतीय किसान संगठन बनाने की योजना बनाई। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में किसान नेताओं ने की थी। अप्रैल 1935 में संयुक्त प्रांत में किसान संघ की स्थापना हुई। इसी वर्ष एन.जी. रंगा ने अन्य नेताओं ने सभी प्रांतीय किसानों को मिलाकर एक अखिल भारतीय किसान संगठन बनाने की योजना बनाई। अखिल भारतीय किसान सभा को जवाहरलाल नेहरू ने भी संबोधित किया और इस अधिवेशन में 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया गया। फैजपुर में कांग्रेस सम्मेलन के समय उनके समानांतर होने वाले अखिल भारतीय किसान आंदोलन की अध्यक्षता एन.जी. रंगा ने की। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और प्रोफेसर एन.जी. रंगा अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव चुने गए। इस सम्मेलन में भू राजस्व की दर 50% कम करने तथा किसान संगठनों की मान्यता देने की मांग रखी गई। इस आंदोलन में हिस्सा लेने आए नेताओं में जयप्रकाश नारायण आचार्य, नरेंद्र देव तथा कमल सरकार प्रमुख थे। किसान आंदोलन को गति प्रदान करने तथा सक्रिय कार्यकर्ताओं को शिक्षित करने के उद्देश्य से 1938 में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में नेतोगाल में पहला भारतीय किसान स्कूल खोला गया। अब बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह की। चंपारण का मामला बहुत पुराना था। चंपारण के किसानों से अंग्रेज बागान मालिकों ने एक अनुबंध करा लिया था जिसके अंदर किसानों की जमीन के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य है और इसे 3 कठिया पद्धति कहते थे। 19वीं शताब्दी के अंत में रासायनिक रंगों की खोज और उसके प्रचलन से नील की बाजार में गिरावट आने लगी, जिससे नील बागान के मालिक अपने कारखाने बंद करने लगे। किसान भी नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे। चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा किया गया। अंग्रेज बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से जो अनुबंध किया था वो बेहद ही दयनीय था। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के इस अत्याचार से चंपारण के किसानों को उद्धार करा। उसका परिणाम स्वरूप यह कि बिहार वालों ने उन्हें देवतुल्य बना दिया। यहाँ उनके साथ आंदोलन के प्रमुख नेता राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, जनकधारी प्रसाद और ब्रजकिशोर प्रसाद। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान को मनमाने ढंग से बढ़ा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप विद्रोह शुरू हुआ। 1917 में चंपारण में राजकुमार शुक्ल ने सत्याग्रह की धमकी दी, जिससे प्रशासन ने अपना आदेश वापस ले लिया। चंपारण में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। चंपारण में गांधी जी के साथ अन्य नेताओं में महादेव देसाई, नरहरि पाठी, जे.बी. कृपलानी, ब्रजकिशोर प्रसाद थे। इस आंदोलन में गांधी जी के नेतृत्व में किसानों की इच्छुकता को देखते हुए सरकार ने मामले की जांच की। जुलाई 1917 में चंपारण एग्रीकल्चर कमेटी की गठन किया गया। गांधी जी 30 के सदस्य थे। इस कमेटी के प्रतिवेदन पे 3 कट्टे प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और किसानों से अवैध रूप से वसूले गए धन का 25% वापस कर दिया गया।
वर्ष 1919 में चंपारण गृह अधिनियम पारित हुआ जिसने किसानों की स्थिति में सुधार लाया। खेड़ा सत्याग्रह। चंपारण के बाद गांधी जी ने 1918 में खेड़ा किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन शुरू किया। खेड़ा गुजरात में स्थित है। खेड़ा में गांधी जी ने अपने प्रथम वास्तविक किसान आंदोलन की शुरुआत की। खेड़ा के कुणबी पाटीदार किसानों ने सरकार से लगान में राहत की मांग की थी, लेकिन कोई रियायत नहीं मिली। गांधी जी ने 22 मार्च 1918 में खेड़ा आंदोलन की बागडोर संभाली। अन्य सहयोगी में सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याचनिक थे। 22 मार्च 1918 में नाडियाड में एक आम सभा में गांधी जी ने किसानों को लगान अदा न करने का सुझाव दिया। लगान अदा न करने का पहला नारा खेड़ा के कापड़गंज तालुका में स्थानीय नेता मोहन पांडे ने दिया। गांधी जी के सत्याग्रह के आगे विवश होकर सरकार ने आदेश दिया कि वसूली समस्त किसानों से ही की जाए। इस समय गांधी जी ने लोगों के से स्वयं सेवक और कार्यकर्ता बनने की अपील की। गांधी जी की अपील पर सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी अच्छी खासी चलती हुई वकालत छोड़कर सामने आ गई। यह उनके सार्वजनिक जीवन का श्रेय गणेश था। उन्होंने गांव-गांव घूमकर किसानों से प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कराया और वे अपने को झूठा कहलाने और स्वाभिमान को नष्ट कर जबरदस्ती बढ़ाया हुआ कर देने की अपेक्षा अपनी भूमि को जब्त करने के लिए तैयार है। अंग्रेज सरकार की ओर से कर की अदायगी के लिए किसानों के मवेशी और अन्य वस्तुएं कुछ की जाने लगी। किसान अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे और उन्हें अधिक दृढ़ बने रहने के लिए महात्मा गांधी ने किसानों से कहा कि जो खेत बेजापुर कर लिए गए हैं उसकी फसल काट कर ले आए। गांधी जी के इस आदेश का पालन करने मोहनलाल पंड्या आगे बढ़े और वे खेत से प्याज की फसल उखाड़ लाए। इस कार्य में कुछ अन्य किसानों ने उनकी सहायता के लिए वे सभी पकड़े के मुकदमा चला और उन्हें सजा हुई। इस प्रकार किसानों का सत्याग्रह चल निकला और सफलता की ओर बढ़ने लगा। यह सत्याग्रह गांधी जी का पहला आंदोलन था। सरकार को अपनी भूल का अनुभव हुआ पर उसे वह भूल का स्वीकार नहीं करना चाहती, अतः उसने बिना कोई सार्वजनिक घोषणा के गरीब किसानों से लगान की वसूली बंद कर दी और सरकार ने यह कार्य बहुत देर से किया और बहुत बेमन से किया और यह प्रयत्न किया किसानों को यह अनुभव न हो पाए कि सरकार ने किसानों को सत्याग्रह से चुप कर किसी प्रकार का कोई समझौता किया। इससे किसानों को अधिक लाभ तो नहीं हुआ पर उनकी नैतिक विजय हुई। खेड़ा सत्याग्रह के फलस्वरूप गुजरात के जनजीवन में एक नया तेज और उत्साह उत्पन्न हुआ और आत्मविश्वास जगा। यह सत्याग्रह यद्यपि साधारण सा था तथापि भारतीय चेतना के इतिहास में इसका महत्व चंपारण सत्याग्रह से कम नहीं है। गांधी जी के सत्याग्रह के आगे विवश होकर ब्रिटिश अंग्रेज सरकार ने आदेश दिया कि वसूली समस्त किसानों से ही की जाए। अब बात करते हैं बारदोली सत्याग्रह जो कि 1920 में हुआ। सूरत गुजरात में बारदोली तालुका में 1928 में हुआ। 1928 में किसानों द्वारा लगान की अदायगी न करने का आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन को केवल कुणबी पाटीदार जातियों के भूस्वामी किसान ही शामिल नहीं थे बल्कि कपिल राज यानी काले लोग जनजातियों के लोग भी शामिल थे। बारदोली सत्याग्रह पूरे राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे संगठित, व्यापक और सफल आंदोलन रहा है। बारदोली के मेड़ता बंधु कल्याण जी मेड़ता और कुंवर जी मेड़ता या मेहता तथा दयाल जी ने किसानों के समर्थन में 1922 से आंदोलन चलाया था। बाद में इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया और बारदोली क्षेत्र में कपिल राज जनजाति रहती थी जिसे हाली पद्धति के अंतर्गत उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूरी के रूप में कार्य करना पड़ता था। बारदोली सत्याग्रह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे संगठित, व्यापक और सफल आंदोलन रहा। यह आंदोलन सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% कर के विरोध में चलाया गया। बारदोली के मेड़ता बंधुओं ने इस आंदोलन की सर्वप्रथम शुरुआत की थी। सरकार द्वारा नियुक्त न्यायिक अधिकारी ब्रूमफील्ड और राजस्व अधिकारी मैक्सवेल ने मामले की जांच की और बढ़ोतरी को गलत ठहराते हुए उसे घटाकर 6.03% करने का प्रतिवेदन दिया। आंदोलन के सफल होने पर वहां की महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। 137 गाँव 87,000 जनसंख्या वाले बारदोली में किसानों के मुख्य जाति कुणबी पाटीदार थे। 1908 से कुंवर जी और कल्याण जी मेहता के नेतृत्व में संगठित होने लगी थी। संगठन में पाटीदार युवक मंडल और पटेल बंधु नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया। पाटीदार किसानों की जमीन दुबला आदिवासी जोता करते थे जिन्हें कपिल राज भी कहा जाता था। बारदोली सत्याग्रह के समय जिन्हें कालिप राज कहा जाता है, कालिप राज आदिवासियों का नाम गांधी जी ने बदलकर रानी पराज कर दिया। किसान संघर्ष और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के अंतः संबंधों से व्याख्या बारदोली किसान संघर्ष के संदर्भ में करते हुए गांधी जी ने कहा कि बारदोली संघर्ष चाहे कुछ भी हो पर राजस्व प्राप्ति का संघर्ष नहीं है, लेकिन इस तरह का हर संघर्ष हर कोशिश हमें स्वराज के करीब पहुंचा रही है
और हमें स्वराज की मंजिल तक पहुंचने में शायद ये संघर्ष सीधे स्वराज के लिए संघर्ष से कहीं ज़्यादा सहायक सिद्ध हो। बारदोली क्षेत्र में काली पराग जाति को हाली पद्धति के अंतर्गत पुश्तैनी मजदूरी करना पड़ता था। 1927 गांधी जी की सलाह पर बारदोली के कार्यकर्ताओं द्वारा काली पराजों का सम्मेलन आयोजित हुआ था। 1927 के सम्मेलन में अध्यक्षता गांधी जी ने की। 1927 में ही काली पराजाओं के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए काली पराजों को रानी पराज या वनवासी की उपाधि दी। कांग्रेस ने अपने विरोध द्वारा लगान में की गई 30% बढ़ोतरी को अनुचित सिद्ध किया और बड़े पैमाने पर इसका विरोध हुआ। अंत में सत्याग्रह को आंशिक सफलता मिली। 1927 में सरकार ने कर को बढ़ाकर 21.9% की घोषणा कर दी। वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व की बात करें तो 4 फरवरी 1928 को वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व संभाला। सर्वप्रथम बढ़ी हुई लगान के विरुद्ध सरकार को पत्र लिखा गया, किंतु सरकार द्वारा कुछ सकारात्मक उत्तर नहीं मिला। परिणाम स्वरूप पटेल ने किसानों को संगठित किया और उन्हें लगान न अदा करने के लिए कहा। दूसरी तरफ कांग्रेस के नरमपंथी गुट ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के माध्यम से सरकार द्वारा किसानों की मांग की जाँच करवाने का अनुरोध किया। बारदोली सत्याग्रह नाम से दैनिक पत्रिका निकाली गई। बम्बई विधान परिषद में भारतीय नेताओं ने त्यागपत्र दे दिया। ब्रिटेन की संसद में बहस हुई। वायसराय लॉर्ड इरविन ने भी बम्बई गवर्नर विल्सन को मामले को शीघ्र निपटाने का निर्देश दिया। उधर पटेल की गिरफ्तारी की संभावना को देखते हुए वैकल्पिक नेतृत्व के लिए 2 अगस्त 1928 को गांधी जी भी बारदोली पहुँच गए। महिलाओं ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें बम्बई की पारसी महिला मीठूबेन पेट्रिट, भक्तिवा मनीबेन पटेल, सुपुत्री शारदाबेन शाह और शारदा शाह और सादरा शाह के नाम उल्लेखनीय हैं। पटेल से बारदोली के लोग प्रभावित हुए। इसी सत्याग्रह के दौरान पटेल को वहाँ की औरतें ने सरदार की उपाधि प्रदान की। सरकार ने ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल को बारदोली मामले की जांच का आदेश दिया था, जिन्होंने बाद में उन्होंने लगान घटाकर 6.6% करने का आदेश दिया। इस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली किसान आंदोलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और गांधी जी ने इस सफलता पर कहा, बारदोली संघर्ष चाहे कुछ भी हो पर स्वराज की प्राप्ति के लिए संघर्ष नहीं है। तेलंगाना का किसान आंदोलन 1946 से 1951 तक चला। हैदराबाद रियासत की तेलंगाना में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की आंदोलन शुरू हुआ। यहाँ पर किसानों से कम दाम पर अनाज की जबरन वसूली की जा रही थी, जिसके कारण उनके अंदर एक आक्रोश उत्पन्न हुआ। इस आंदोलन का तत्कालीन कारण कम्युनिस्ट नेता कमरैया को पुलिस द्वारा हत्या कर देना था। किसानों ने पुलिस व जमींदारों पर हमला कर दिया और हैदराबाद रियासत को समाप्त कर भारत का अंग बनाने की मांग की। तेलंगाना कृषक आंदोलन भारतीय इतिहास के सबसे लंबे छापामार कृषक युद्ध आंदोलन का साक्षी बना। तो ये हुआ भारत के विभिन्न किसान आंदोलन के बारे में जानकारी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमें सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज RSIS Academy को लाइक कीजिए या हमारी वेबसाइट www.rsacademygroup.com में